हेलो गाइस, वेलकम टू ओकेला सर्विसेज। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के वो सारे इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझने में आसानी करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझने में आसानी करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग टोटल 21 लीगल टर्म्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में पूरा लीगल टर्म्स डिस्कस करने के बाद एक एग्जाम्पल बताएंगे, जिस एग्जाम्पल में ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपको और ही आसान बना दिया जाएगा। ठीक ना? चलिए पहले लीगल टर्म से स्टार्ट करते हैं। पहला लीगल टर्म है हमारा प्रोपोजल। प्रोपोजल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। ये होता क्या है? देखिए, जब कोई एक व्यक्ति, प्रोपोजल कब कहा जाता है? प्रोपोजल इज सेड टू बी मेड व्हेन वन पर्सन, प्रस्ताव तब कहा जाता है जब एक व्यक्ति अपने विलिंगनेस को, जिसकी इच्छा है, अपने इच्छा को किसी दूसरे पर्सन को, सिग्निफाइजेस हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अपने इच्छा को दर्शाता है। ठीक ना? दूसरा पॉइंट है टू डू एन एक्ट, कोई कार्य करना, या टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, किसी कार्य को करने से परहेज करना, टू ऑब्टेन एन एसेंट फ्रॉम दैट अदर पर्सन, उस अन्य व्यक्ति से सहमति प्राप्त करने के लिए। तो देखिए इसमें टोटल 4 पॉइंट डिस्कस किए। चारों पॉइंट मिलके जब हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजल। देखिए इसका एक ब्रेक है। अब अपने विलिंगनेस को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? ताकि दूसरा व्यक्ति जो है इस पर कोई कार्य कर सके या फिर कार्य ना कर सके, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, ताकि कार्य करने और ना करने के लिए जो दूसरा व्यक्ति है उसका मर्जी ले सके, उसकी सहमति प्राप्त कर सके। इसी को बोलते हैं प्रपोजल। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जैसे हम अपने दोस्त से पूछते हैं, क्या मेरा सेकेंड हैंड कार जो कि डैमेज्ड है, क्या मेरे सेकेंड हैंड डैमेज कार को क्या तुम 10,000 रुपये में लोगे? तो मैंने उससे प्रस्ताव किया खरीदने का, एक कार्य करने का। तो ये क्या हुआ? प्रपोजल। ठीक ना? अब देखिए दूसरा पॉइंट चलते हैं, प्रॉमिस। अब प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस तब होता है, देखिए जैसे उसमें प्रपोजल किया, एक पर्सन ने प्रपोजल किया, अब दूसरे पर्सन ने एक्सेप्ट करता है। देखिए जो दूसरा पर्सन है, व्हेन दैट अदर पर्सन एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस, जब वह दूसरा व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो क्या हो जाता है? वो वचन बन जाता है। अब देखिए थर्ड हमारा लीगल टर्म आता है प्रॉमिसर। अब प्रॉमिसर कौन होता है? देखिए जो प्रपोजल को करता है ना, उसको प्रोपोजर भी बोलते हैं और प्रॉमिसर भी बोलते हैं। उसी को बोलते हैं वचनदाता, वन हु मेक्स प्रपोजल, जो प्रस्ताव करता है। ठीक। अब फोर्थ पॉइंट आता है प्रॉमिसी, वचन गृहता, वन हु एक्सेप्ट प्रपोजल, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? वचन गृहता, प्रॉमिसी। ठीक। ये 4 हमारे लीगल टर्म्स हो गए। अब फर्दर देखिए पूरे लीगल टर्म्स को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। अब देखिए 5वां हमारा लीगल टर्म्स है कंसिडरेशन, प्रतिफल। अब प्रतिफल को क्या होता है? प्रतिफल होता क्या है? देखिए प्रतिफल दिया जाता है डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो वचनदाता होता है, वचनदाता की इच्छा पर दिया जाता है। और कंसिडरेशन देता कौन है? या तो प्रोमिसी देगी। ठीक ना? जो प्रोमिसी कौन होता है? प्रोमिसी आपका होता है वचन गृहता। ठीक ना? वचन गृहता या फिर कोई अदर पर्सन। यहाँ पे प्रतिफल गलती से लिखा गया, यहाँ पे वचन गृहता होगा। वचन गृहता या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो वचनदाता की इच्छा पर प्रॉमिस करता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, मतलब कुछ करने या करने से परहेज करने का वचन लेता है। ठीक ना? प्रॉमिस या फिर कोई अन्य व्यक्ति, या फिर डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करता है या करने से परहेज करता है। ठीक। प्रॉमिस करता है या फिर कुछ करता है या फिर करने से परहेज करता है, ऐसा कुछ भी करता है प्रॉमिसी या फिर कोई अन्य व्यक्ति, प्रॉमिसर मतलब वचनदाता की इच्छा पर, तो उसको क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन कहेंगे। देखिए ये समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे जब आप देखेंगे तो बहुत ही आसान बन जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए 6वां हमारा पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? करार। अब इसमें देखिए कई सारे शर्तें होती हैं जब एग्रीमेंट बनती हैं, तो हर एक शर्त या फिर सारे शर्त, पूरे सेट ऑफ प्रोमिसेस, ईच प्रोमिसेस, एवरी प्रोमिसेस जो कि कंसिडरेशन में भागीदारी हैं, फार्मिंग कंसिडरेशन, वो एग्रीमेंट कहलाएगा। हर एक या सारे वचन जो प्रतिफल हो वो करार है। अब देखिए 7वां हमारा लीगल टर्म आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट संविदा क्या होता है? जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाए, मतलब एन एग्रीमेंट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, संविदा बोलेंगे। अब देखिए हमारा 8वां पॉइंट आता है कम्युनिकेशन, समसूचना। अब समसूचना क्या होता है? कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? कम्युनिकेशंस मतलब होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन इन सच ए वे
दैट इट कम्स इनटू नॉलेज ऑफ दैट अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए। जब दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में नहीं आएगा तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए समसूचना का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को इस तरह से जानकारी प्रदान करना कि वह दूसरा व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए, उस दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए, तब वो क्या कहलाएगा, समसूचना कहलाएगा। अब हमारा 9th लीगल टर्म है एक्सेप्टेंस, प्रतिग्रहण। अब देखिए प्रतिग्रहण को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टेंस हो गया। प्रतिग्रहण प्रस्ताव की प्रतिग्रहण। रिवोकेशन मतलब प्रतिसंहरण, वापस लेना। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, प्रस्तावना या प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने प्रस्ताव रखा कुछ भी, अब मैं वापस ले रहा हूँ तो उसको क्या बोलेगा, प्रतिसंहरण। मान लीजिए मेरे दोस्त ने, जो मैं पुरानी एक गाड़ी बेच रहा था, मेरे दोस्त ने जो खरीदा है, अब वो जो एक्सेप्ट कर रहा है अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले रहा है, तो क्या बोलेगा कि प्रतिसंहरण। अब प्रश्न वो किसका होगा, प्रतिसंहरण हो जाएगा। किसका होगा, वो एक्सेप्टेंस का, ठीक ना, एक्सेप्टेंस का क्या हो जाएगा, प्रतिसंहरण। अब देखिए 11th हमारा लीगल टर्म है एक्सप्रेस प्रॉमिस, अभिव्यक्त वचन। अभिव्यक्त वचन मतलब क्या होता है, जो प्रॉमिस शब्दों में बना हो, प्रॉमिस मेड इन वर्ड्स, वचन शब्दों में दिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस प्रॉमिस, अभिव्यक्त वचन। अब 12वां हमारा लीगल पॉइंट्स आता है इम्प्लाइड प्रॉमिस, विवक्षित वचन। विवक्षित वचन क्या होता है, जो प्रॉमिस शब्दों से अन्य हो, मतलब प्रॉमिस मेड इन अदर देन वर्ड्स, शब्दों के अलावा अन्य में किया गया वचन, उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड प्रॉमिस। अब देखिए 13th हमारा लीगल टर्म है वॉइड एग्रीमेंट, शून्य करार। शून्य करार क्या होता है, वो करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय ना हो उसे शून्य करार कहते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट। अब देखिए हमारा 14th लीगल टर्म है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्य करणीय संविदा। ऐसी संविदा देखिए, शून्य करणीय संविदा मतलब क्या हुआ, एक टाइम पे वो वैलिड था, ठीक ना, लेकिन एक पार्टी के ऑप्शन पे वो क्या हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल व्हेन, एक करार शून्यकरणीय होता है जब, ठीक ना, कब होता है, इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ और बाय वन और मोर पार्टीज, और इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बाय अदर और अदर पार्टीज। एक पार्टीज की तरफ से इन्फोर्सेबल होता है और दूसरे पार्टीज की तरफ से इन्फोर्सेबल नहीं होता है, मतलब यह एक या अधिक पक्षों द्वारा विधि द्वारा परिवर्तनीय है या अन्य और अन्य पक्षों द्वारा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक ना, तो उसे क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब 15th हमारा लीगल टर्म आता है कॉन्सेंट, सम्मति। सम्मति क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं, मतलब कि 2 और मोर पर्सन्स एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट बोलेंगे, अपनी मर्जी बोलेंगे। अब देखिए 16th हमारा लीगल टर्म्स आता है वेगरिंग एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं पद्यम करार। वेगरिंग एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है, इट इज सच एन एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू अदर पर्सन समथिंग ऑफ वैल्यू ऑन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, यह एक ऐसा करार है जहां एक पक्ष भविष्य की अनिश्चित घटना के होने और न होने पर दूसरे व्यक्ति को कुल मूल्य देने का वादा करता है, कुछ मूल्य देने का वादा करता है, मतलब ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में होगा और अनसर्टेन इवेंट होगा। वैगरिंग एग्रीमेंट के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ताश पे जुआ खेलना हो गया, जैसे ताश पे पैसा लगाते हैं, ये सारे वैगरिंग एग्रीमेंट होते हैं, ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, कोर्ट में इसको इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है। और 17th है लीगल टर्म है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट कोलेट्रल को टू कॉन्ट्रैक्ट। यह संविदा के समपार्श्विक घटना होने पर, ठीक ना, किसी कार्य को करने या करने से परहेज करने के लिए एक संविदा है, ठीक ना। अब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, मान लीजिए किसी से वादा करते हैं कि अगर ऐसा होता है, जैसे कि फायर इंश्योरेंस जैसे हो गया, आग लगने का जो इंश्योरेंस होता है कि मेरे दुकान में अगर आग लगती है तो मेरे को क्या मिलेगी, फायर इंश्योरेंस मिल जाएगा, उसका भरपाई हो जाएगा, पूरी भरपाई हो जाएगी, रिइंबर्समेंट हो जाएगा। तो अब हमने ऐसा कुछ कर लिया है, ठीक ना, एक मान लीजिए फायर के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी है, अब मैं उससे ऐसा एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि अगर आग लगती है, ठीक, तो मेरे को रिइंबर्स करेगा, तो जब मेरे दुकान में आग लगी तो मेरे को रिइंबर्स करेगा, पैसे देगा। अगर मेरी दुकान में आग नहीं लगती है तो रिइंबर्स नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कंडीशनल होता है।
ठीक ना। 18th आता है आपका नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ, संविदा के नवीनीकरण। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड विच इज नॉट नीडेड टू बी परफॉर्म। संविदा के नवीनीकरण का अर्थ है नए संविदा का निर्माण और पूर्व संविदा समाप्त कर दिया जाता है जिसे निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक ना, और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टर्मिनेट हो जाता है और उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, संविदा के विखंडन। रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है मीन्स कैंसिलेशन और रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा के विखंडन का अर्थ है संविदा को रद्द करना या वापस लेना। जब संविदा को रद्द कर दिया जाता है या वापस लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा 20th लीगल टर्म है अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के परिवर्तन। अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है मीन्स टू मॉडिफाई और चेंज सर्टेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज। संविदा में परिवर्तन का अर्थ है अन्य पक्षों की सहमति से संविदा के कुछ शर्तों को संशोधित करना या बदलना, ठीक ना। ये दोनों पार्टी के सहमति से होता है अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के परिवर्तन में। अब देखिए लास्ट हमारा लीगल टर्म है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का भंग, ठीक ना, संविदा भंग। वेयर व्हेन वन पार्टी डज नॉट कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एग्रीमेंट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। जब एक पक्षकार बाध्यकारी करार की शर्तों का पालन नहीं करता है तो वह संविदा भंग है, तो इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारे टोटल 21 लीगल टर्म्स होते हैं जो हम लोग ने बात किए। अब फर्दर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक दोस्त है ए नाम का, ठीक। ए अपने दोस्त से पूछता है आस्क हिज फ्रेंड बी टू सेल हिज सेकेंड हैंड डैमेज्ड कार फॉर ₹50,000, ठीक। ए क्या करता है, अपने दोस्त बी से अपनी पुरानी क्षतिग्रस्त कार को 50,000 रुपये में बेचने के लिए कहता है। अब बी जो है उसका दोस्त बी एग्रीज टू बाई, बी क्या होता है, खरीदने के लिए सहमत हो जाता है, तैयार हो जाता है। पर इस कार को खरीदने के लिए दो शर्तें होते हैं। देयर वाज टू कंडीशन विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड बिटवीन देम। उनके बीच में दो शर्तें थी जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। देखिए इसमें पहला शर्त क्या है कि बी को एडवांस देना पड़ेगा 10,000 रुपये। बी हैज़ टू पे एन एडवांस ऑफ ₹10,000 एंड ₹40,000 आफ्टर द डिलीवरी ऑफ कार, ठीक ना। बी को क्या करना था, 10,000 रुपये अग्रिम भुगतान करना होगा और 40,000 रुपये कार की डिलीवरी के बाद देना होगा, ठीक ना। और दूसरी शर्त यह है कि ए हैज़ टू रिपेयर डैमेज्ड पोर्शन, ठीक ना। ए को क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करनी होगी, जो कार का जो क्षतिग्रस्त हिस्सा होगा उसको मरम्मत करनी होगी। ये दो कंडीशंस होते हैं। अब इसमें देखिए अगर बी एडवांस पे नहीं करता है फिर भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बी के द्वारा। यदि बी अग्रिम भुगतान नहीं करता है तो बी द्वारा संविदा का उल्लंघन होगा। अगर ए कार को रिपेयर नहीं करता है फिर भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ए के द्वारा, ठीक। यदि ए ने कार की मरम्मत नहीं की है तो ए द्वारा संविदा का उल्लंघन होगा, संविदा भंग होगा। अब देखिए इसका एनालिसिस देखते हैं, विश्लेषण। इस एग्जाम्पल को देख लिया, यहाँ पे दो पर्सन थे ए और बी। ए कौन है, प्रॉमिसर जिसको बोलेंगे वचनदाता। बी कौन है, प्रॉमिसी जो है वचन गृहता। अब देखिए जब व्हेन ए आस्क हिज प्रपोजल टू सेल हिज कार, आस्क हिज फ्रेंड यहाँ पे होगा, ठीक ना, आस्क हिज फ्रेंड, ठीक, या मेक्स हिज प्रपोजल टू सेल हिज कार टू बी, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रपोजल बोलेंगे। जब ए अपनी कार बी को बेचने का प्रस्ताव रखता है, ठीक ना, अपनी कार बी को बेचने का प्रस्ताव रखता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रस्थापना बोलेंगे। अब देखिए दूसरा टर्म, व्हेन बी एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जब बी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, वचन। यहाँ पे देखिए ए ने प्रस्ताव रखा था वो प्रपोजल हुआ, बी ने प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो वो क्या हो गया, फिर वचन बन जाता है, ठीक। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन देम इज कम्युनिकेशन, मतलब जो उनके बीच की सूचना आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलेंगे, समसूचना बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए 50,000 रुपये की बात हुई थी कि ₹50,000 टू बाई अ कार, तो वो क्या हो गया, कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। 50,000 रुपये कौन बोलता है, प्रॉमिसर बोलता है कि 50,000 रुपये का कार लो, तो कार लो, 50,000 रुपये दो, तो वो हो गया कंसिडरेशन। ₹50,000 कार खरीदने के लिए उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। और यहाँ पे जो कंडीशंस है, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर बाई और सेल ऑफ कार, उसको एग्रीमेंट बोलेंगे। देखिए इस कंसिडरेशन के लिए ₹50,000 टू बाई अ कार के लिए दोनों शर्तों को फुलफिल करना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे। कार की
खरीद बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों को करार बोलेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है लीगल टर्म्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें कितने सेक्शंस हैं, कब एक्ट आया, ठीक ना, कब इन्फोर्स में हुआ, इनेक्टेड कब हुआ, इन्फोर्स में कब आया, फिर सेक्शंस का डिविजन्स कैसे हुआ है, फिर फर्दर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ आपका MCQs भी कराया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक के लिए, और डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका स्टडी नोट्स आपको मिल जाएगा, जाके क्लिक करिए और वहाँ पे पूरे नोट्स को आप पढ़ सकते हैं एक जगह पे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में दोनों में आसानी पड़े। देखिए लीगल टर्म्स को आप आसानी में मत लीजिए, इसको पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने में आसानी पड़ेगी। फिर आप चाहे किसी भी भाषा में वीडियो देखें, हिंदी में, इंग्लिश में, आपको समझ में आने लगेगी। वरना क्या होता है, हिंदी वाले बच्चों को अंग्रेजी समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है और अंग्रेजी वाले बच्चों को हिंदी समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि टर्म्स नहीं आते। बाकी तो पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है, लेकिन टर्म्स समझ में नहीं आते, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।